सर्दियों की एक धुंधली सुबह थी। शहर कुसुमगढ़ अभी नींद से जगा भी नहीं था, लेकिन शहर के एक पुराने गोदाम में पुलिस के सायरन गूंज उठे थे। वहां एक लाश पाई गई थी, एक युवा महिला जिसकी आंखें खुली थीं और चेहरे पर डर के भाव स्थिर हो चुके थे। उसके गले पर एक अजीब निशान था, 3 रेखाएं, जैसे किसी शिकारी ने पंजा मारा हो। एसपी वसुंधरा सिंह घटनास्थल पर पहुंची। लंबा कद, चुस्त यूनिफॉर्म और चेहरे पर वही स्थिरता जो वर्षों की ड्यूटी ने दी थी। वो झुकी और लाश के पास की जमीन को गौर से देखा। वहां एक चिट्ठी थी, साफ सुथरे अक्षरों में लिखा, मैं फिर आऊंगा। ये दिखावा है, वसुंधरा ने कहा। ये कोई मनोविकृत इंसान है जो खेल खेल रहा है। पुलिस ने केस को हाई प्रोफाइल घोषित किया। मीडिया ने नाम दिया, शिकारी का पहला वार। अभिराज सेन, जो दिल्ली से विशेष रूप से मनोवैज्ञानिक प्रोफाइलिंग के लिए बुलाए गए थे, उन्होंने चिट्ठी को देखा, तस्वीरें देखी और कहा, ये केवल हत्या नहीं है, ये नियंत्रण का एक खेल है। हत्यारा चाहता है कि हम उसकी चालों को समझें। अभिराज ने एक बात और बताई, इस तरह की मार्किंग, 3 रेखाएं, पहले भी 2 साल पहले भीलपुर शहर में 2 हत्याओं में मिली थी, लेकिन उन केसों को कभी सुलझाया नहीं जा सका। अर्जुन राणा, एक पत्रकार जो पुलिस से दूर दूर ही रहता था, इस केस में खुद शामिल हो गया। 2 साल पहले उसके भाई राजीव की हत्या भी ठीक इसी अंदाज में हुई थी। 3 पंजे, खुली आंखें और एक चिट्ठी। राजीव की फाइल्स अब अर्जुन के पास थीं। उसने वसुंधरा से मिलने की जिद की। पहले तो वसुंधरा ने मना कर दिया, लेकिन जब उसने वो पुरानी चिट्ठी और तस्वीरें दिखाईं, तो मामला गंभीर हो गया। हमें मिलकर काम करना होगा, अर्जुन बोला। ये इंसान खेल खेल रहा है और शायद अगला निशाना आप या मैं हो सकते हैं। तीसरी हत्या कुसुमगढ़ यूनिवर्सिटी के पास हुई। इस बार पीड़िता एक प्रोफेसर थी। उसी के बैग से एक किताब निकली, मानव मस्तिष्क और आपराधिक व्यवहार, और एक पेज पर लाल स्याही में लिखा था, 3 हुए, अब तुम चाल चलो, वरना चौथे के लिए तैयार रहो। अभिराज समझ गए कि यह हत्यारा मनोविज्ञान से जुड़ा है। वो उनके प्रोफेशन का कोई सदस्य हो सकता है। पुलिस ने पुराने केसों और हाल की हत्याओं को जोड़ते हुए एक प्रोफाइल तैयार किया। पुरुष, उम्र 30 से 40, उच्च शिक्षा प्राप्त, अकेला रहने वाला, बचपन में हिंसा या मनोवैज्ञानिक आघात का शिकार। अर्जुन को शक हुआ एक पुराने प्रोफेसर डॉ आशीष तोमर पर, जो अब कुसुमगढ़ में ही एकांत में रह रहा था। वो पहले आपराधिक मनोविज्ञान पढ़ाता था, लेकिन एक छात्रा की आत्महत्या के बाद नौकरी छोड़ दी थी। वसुंधरा और टीम ने उसके घर पर नजर रखनी शुरू की। एक रात उन्होंने देखा, वो एक काले कोट में बाहर निकला और एक सुनसान जगह की ओर गया। अर्जुन और अभिराज भी उसका पीछा करने लगे। वहां उन्हें एक छोटा तहखाना मिला, जहां दीवार पर सारी हत्याओं की तस्वीरें थीं। हर एक शिकार, हर एक तारीख और हर एक चिट्ठी। आशीष ने कबूल किया, मैंने सब कुछ प्लान किया, क्योंकि ये समाज केवल बुद्धि की बातें सुनता है, इंसानियत की नहीं। मैंने सबको उनके पापों की सजा दी, वो निर्दोष नहीं थे। लेकिन तभी एक और खुलासा हुआ, आशीष असली कातिल नहीं था। उसने केवल 2 हत्याएं की थीं, बाकी 4 कोई और कर रहा था। असल शिकारी कोई और था, वो जो सबको चालें सिखा रहा था। वसुंधरा सिंह ने जब डोसेस अभिराज को गिरफ्तार किया, तो एक बात उसे खटकने लगी। अगर अभिराज ने 2 हत्याएं की थीं और आशीष 2 का दोषी है, तो बाकी 2? उसने पुरानी केस फाइलें फिर से पलटीं। भीलपुर की पहली हत्या में एक दिलचस्प बात सामने आई। पीड़िता की बहन ने एक ब्लॉगर का नाम लिया था, माया वर्मा। ये नाम बार बार सामने आया, लेकिन कभी जांच नहीं हुई। वसुंधरा ने अर्जुन से कहा, इस केस में कोई तीसरा इंसान है, कोई जो पर्दे के पीछे से सब जोड़ रहा है। माया वर्मा, एक क्राइम ब्लॉगर जो अंधेरे की आवाज नाम से ब्लॉग चलाती थी, अचानक गायब हो गई थी 2 महीने पहले। अर्जुन ने उसके ब्लॉग को खंगाला। हर पोस्ट में हत्याओं के बारे में सूक्ष्म बातें थीं, जो आम पुलिस को नहीं पता थीं। एक पोस्ट में लिखा था, जब न्याय मरा हुआ हो, तो हत्यारा जिंदा लगता है। मैं जानती हूं वो कौन है, पर क्या कोई मुझे सुनेगा? अर्जुन को शक हुआ कि माया या तो मारी गई या जानबूझकर छुपाई गई। उसकी आखिरी लोकेशन धौलपुर की एक पुरानी हवेली थी, जिसे पुलिस ने कभी नहीं खंगाला।
वसुंधरा, अर्जुन और टीम धौलपुर पहुंचे। वह हवेली वीरान थी, पर एक तहखाने का दरवाजा खुला मिला। अंदर दीवारों पर फिर वही 3 पंजे बने थे, लेकिन एक कोने में एक टेबल पर माया की डायरी रखी थी। डायरी में एक नया नाम सामने आया, रुद्रेश अवस्थी, अभिराज का कॉलेज फ्रेंड और सहयोगी, जो अब एक साइकोथेरेपी क्लिनिक चलाता था मेरठ में। डायरी में लिखा था, रुद्रेश मासूम चेहरे वाला शैतान है। हत्याएं उसने प्लान की। अभिराज और आशीष तो बस मोहरे थे। रुद्रेश अवस्थी बाहर से शांत और समाज सेवी, लेकिन अंदर से एक मास्टर माइंड। उसके क्लिनिक में मानसिक रोगियों के नाम पर उसने असली शिकारों की पहचान की थी, वो जिन्हें समाज ने अनदेखा किया, लेकिन उसने सजा दी। वो अपने प्रयोग में विश्वास करता था। वसुंधरा और अर्जुन ने गुप्त रूप से उसका पीछा किया और एक रात उसे एक गाड़ी में कैदी जैसी हालत में एक लड़के को ले जाते हुए पकड़ा। रुद्रेश ने पहले चुप्पी साध ली, फिर बोला, मैं इंसानों को उनके कर्मों की सजा देता हूं। न्याय और दया दोनों अब सिस्टम में नहीं बचे। पूछताछ में रुद्रेश ने कबूल किया, माया को उसने कैद किया था क्योंकि वो उसकी असलियत जान गई थी। उसने अभिराज और आशीष को मानसिक रूप से प्रभावित किया। वह समाज के गिरे हुए लोगों की सूची बनाता और उन्हें शुद्ध करने की योजना चलाता। लेकिन ट्विस्ट यह था, माया अभी जिंदा थी। पुलिस ने हवेली की जमीन के नीचे छिपे एक गुप्त कक्ष से उसे बचाया। माया ने बाहर आते ही कहा, रुद्रेश केवल कातिल नहीं, एक फलसफा है जो लोगों के दिमाग में घुस गया। जब तक डर रहेगा वो जिंदा रहेगा। रुद्रेश को सजा हो गई। अभिराज, आशीष और सभी दोषियों को जेल भेजा गया। लेकिन अंतिम कोर्ट डेट पर रुद्रेश ने वसुंधरा से कहा, क्या आप जानती हैं कि अर्जुन का भाई निर्दोष नहीं था? उसकी फाइल दोबारा देखिए। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, अगर मेरा भाई दोषी था तो शायद ये सब शुरू ही मेरी कहानी से हुआ था। वसुंधरा ने अर्जुन से कहा, सच्चाई किसी को भी तोड़ सकती है, लेकिन हम टूटने के लिए नहीं बने, हम बदलाव के लिए बने हैं। माया ने ब्लॉग पर वापसी की, एक नई शुरुआत के साथ। अर्जुन ने अब पत्रकारिता छोड़ दी और क्राइम विक्टिम काउंसलिंग शुरू की। वसुंधरा केस से हटी और ट्रेनिंग ऑफिसर बन गई, नई पीढ़ी को सिखाने के लिए। लेकिन कहानी की आखिरी लाइन डायरी में थी, अगर इंसान अपने भीतर के शिकारी को पहचानना छोड़ दे तो अगली कत्ल की तारीख बस एक कल होती है।